ये चैनल सुशांत सिंह राजपूत को समर्पित है। If you like this video, please like, subscribe, share and comment right now. Please do. कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सेम वीडियो के अंदर रात रहने पर अधिक वीडियो के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में देखें। आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सिर्फ दोस्तों को सब्सक्राइब नहीं करते यार। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को शेयर करें। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। आगे बोलो। हेलो सब लोग, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं कोरियाई सीरियल किलर यून यंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसे रेनकोट किलर के नाम से भी जाना जाता है। यह यून यंग सच है और वह 2003 और 2004 के बीच दक्षिण कोरिया के सबसे कुख्यात सीरियल किलर में से एक बन गया है। यह आदमी डर के मारे शहर छोड़ देगा और राष्ट्रीय प्रेस जवाब की भूखी है और पुलिस यह मानने से इनकार कर रही है कि उनके हाथ में एक सीरियल किलर है। उसके पसंदीदा हथियार के साथ एक घर का बना हथौड़ा। किसी मामले में अंततः न्याय के कटघरे में लाए जाने से पहले वह आतंक के खून से लथपथ शासन की शुरुआत करेगा। कुछ सबसे चौंकाने वाले मोड़ों से भरा हुआ जो आपने कभी देखा है, लेकिन आप योम चूर के लिए कानून तोड़ना कोई अजनबी नहीं था। इससे पहले कि वह एक क्रूर हत्यारा बन जाता, वह पहले से ही एक बहुत ही परेशान करने वाली रैपशीट और जेल के समय के इतिहास के साथ आया था। आइए उस कोरियाई व्यक्ति की अनछुई दुनिया में गोता लगाएं, जो 26 लोगों को खा जाता है, जिसे किलर भी कहा जाता है। और सोल ने कई मसाज पार्लरों में से कुछ में एक संदिग्ध रूप से परिचित पैटर्न देखा और सोल ने एक सखा कि उसके रोजगार में कुछ लड़कियां कामकाजी लड़कियों के रूप में गायब हो रही हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि परिवार या दोस्तों ने उन्हें गायब नहीं देखा, क्योंकि उनमें से कई अलग थलग जीवन जी रहे थे, इसलिए उन्हें आसान लक्ष्य भी बना दिया गया। अंततः खतरे की घंटी तब बजती है जब मसाज पार्लर के मालिक को एक सज्जन व्यक्ति का फोन आता है, जिसमें से किसी एक की सेवाओं की आवश्यकता होती है। आमतौर पर लड़कियों में इससे कोई अलार्म नहीं बजता, लेकिन यह कॉल लापता लड़कियों में से एक के फोन से आई थी और कॉल करने वाले को पुलिस द्वारा तैयार की गई एक लड़की से मिलने के लिए मूर्ख बनाना शुरू कर दिया गया और वह सीधे उनके जाल में फंस गया। और आप युवा चूल स्थान पर पहुंचे। उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया, लेकिन पुलिस को लगा कि यह सिर्फ अपहरण और मानव तस्करी का मामला है। पूछताछ के दौरान अब तक की सबसे भयानक हत्याओं में से एक को अविश्वसनीय रूप से उजागर किया गया। उसने 20 से अधिक लोगों की जान लेने की बात स्वीकार की, जिनमें से अधिकांश या तो विकलांग थे या बुजुर्ग और पीड़ित थे, और वह अंततः पुलिस को दिखाएगा कि उसने शवों को कहां दफनाया था। किसी को इस तरह के शैतानी काम करने के लिए क्या प्रेरित कर सकता है? केवल एक बच्चा था और उसका पालन पोषण त्रासदी के बिना नहीं था। घटनाओं की श्रृंखला की एक श्रृंखला जो उसे आप छोटे बच्चों की हत्या करने के रास्ते पर भेज देगी। 1970 में गोचांग में गरीबी में पैदा हुआ था और एक था स्कूल में अन्य बच्चों के साथ कठिन प्रारंभिक जीवन में उनके परिवार की निम्न वर्ग की स्थिति के लिए उनका मजाक उड़ाया गया, क्योंकि उनके कुछ पीड़ित अमीर थे। ऐसा माना जाता है कि छोटी उम्र से ही गरीब होने की उनकी सामाजिक स्थिति के कारण अंततः उन लोगों के प्रति उनकी नफरत पैदा हो गई जो उनसे कहीं बेहतर थे। उन्हें और उनके भाई बहनों को भी उनकी मां ने जीवन के शुरुआती दौर में ही छोड़ दिया था, जिन्होंने उन्हें उनकी दादी के पास छोड़ दिया था। एक दिन घर गया और फिर कभी नहीं लौटा। यह तब तक था जब तक उनके पिता ने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ली और उन्हें अपनी नई सौतेली माँ के साथ अपने घर में नहीं ले गए। यह कोई खुशहाल घरेलू जीवन नहीं था, क्योंकि उनकी सौतेली माँ हिंसक थी। बच्चों के साथ युद्ध हुआ और फिर त्रासदी हुई, क्योंकि प्रयुक्त पिता की 1985 में एक यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यहाँ से आपको और आपके परिवार को तबाह करके आपको गरीबी से बचने के लिए अपने जीवन को दूसरे में बदलने का एक वास्तविक अवसर मिला। उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें कड़ी मेहनत करने और जीवन में सफल होने की जरूरत है। लेकिन कला विद्यालय के लिए आवेदन करने के बाद उन्हें एक और व्यक्तिगत झटका लगा, क्योंकि 1988 तक एक स्कूल ने उन्हें बाहर निकाल दिया। उन्होंने अंततः एक तकनीकी स्कूल में दाखिला लिया जो उनके पास मौजूद योग्यताओं के साथ उन्हें स्वीकार करेगा, लेकिन कड़ी मेहनत से अध्ययन करने के बजाय उन्होंने एक नई खोज की अपराध के जीवन में शामिल होकर तेजी से पैसा कमाने का तरीका। वह बहुत अच्छा था, क्योंकि केवल 18 साल की उम्र में उसे एक पड़ोसी और एक अमीर पड़ोसी के यहाँ चोरी करते हुए पकड़ा गया था। आपको किशोर हिरासत केंद्र में भेज दिया गया, लेकिन सजा यही समाप्त नहीं हुई, क्योंकि वह अब तकनीकी स्कूल में नहीं जा सकता था। उन्होंने अपनी कक्षाएं छोड़ दी और यहाँ से पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण हो गए। उसके अपराध तेजी से बड़े और अधिक महंगी वस्तुओं, नकदी की चोरी की और अंततः कारों तक पहुंच गई। लेकिन एक पैटर्न में जो परिचित हो जाएगा, उसे चोरी करने के बाद 1991 में फिर से पकड़ा जाएगा। इस बार अपने ही मकान मालिक से। उसे जेल का सामना करना पड़ेगा, जहां वह 10 महीने बिताएगा। अपने संदेहास्पद रिकॉर्ड के बावजूद उसके कार्यों पर विचार करते हुए, उसकी प्रेमिका जो मालिश करने वाली के रूप में काम करती थी, अंततः उसकी पत्नी बनने और एक बेटे को जन्म देने के लिए सहमत हो गई, और पारिवारिक जीवन का आनंद लेने के बजाय आप जल्द ही उस चीज पर लौट आए जिसके बारे में वह सबसे अच्छा जानता था, और चोरी करने के लिए वापस आ गई। बाद में वह एक कार चुराते हुए पकड़ा गया और उसे 8 महीने और जेल में बिताने पड़े। उनकी रिहाई पर पता चला कि उन्हें मिर्गी का रोग है, जिसके लिए उन्हें सामान्य जीवन में लौटने से पहले चिकित्सा देखभाल में समय बिताना पड़ा था। लेकिन उनकी हाल ही में निदान की गई मिर्गी कुछ ऐसी थी जिसके बारे में उन्हें बाद में पता चला। अपने फायदे के लिए, वह अपने घावों के लिए कानून तोड़ने के लिए कोई अजनबी नहीं था। अब तक उसका रिकॉर्ड चोरी या इसी तरह के अपराधों से भरा था।
इससे वास्तव में बीमा कंपनियों के अलावा किसी और को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जब उसे अवैध भित्तिचित्र बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया तो वह छोटी मोटी चोरी से बीमार और विकृत व्यक्ति बन गया। मुझे 2 साल के लिए जेल भेजा गया था ताकि मैं उसकी रिहाई पर तुरंत दोबारा अपराध कर सकूं और अगले 3 साल के लिए सलाखों के पीछे की जिंदगी में लौट सकूं। और इन सब के बावजूद यह वही वाइट है जो उनके बेटे के पालन पोषण में उनके साथ खड़ी रही, जबकि वह चोरी करता रहा और अंततः बार बार पुलिस द्वारा पकड़ा गया, लेकिन उसके पास लापरवाह तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए काफी कुछ था। वर्ष 2000 में एक बार उन्हें 15 वर्षीय लड़की रितनी का दोषी पाया गया और 3.5 साल के लिए जेल भेज दिया गया, जिसके कारण उनकी पत्नी को अंततः तलाक के लिए आवेदन करना पड़ा। वह ऐसा तब करेगी जब वह 2003 में अपनी रिहाई पर दुर्व्यवहार और शराब से संबंधित समस्याओं का दावा करने के लिए अंदर ही था। उसने न्यू पाथ की शुरुआत की। दुनिया छोड़ दे और जेल के अंदर डर से घिरे शहर को छोड़ दे। आपने जॉन डू यंग नाम के एक हत्यारे की प्रशंसा शुरू कर दी थी, जिसने 1999 और 2000 के बीच 9 लोगों की जान ले ली थी। प्रत्येक पीड़ित अमीर था। ऐसा प्रतीत होता है कि आप उससे संबंधित हैं। पैसे वाले लोगों के प्रति उसकी नफरत बढ़ गई थी और वह उन्हें अपनी समस्याओं की जड़ के रूप में देखता था, लेकिन तलाक के बाद उसके मन में महिलाओं के प्रति भी नफरत पैदा हो गई थी। और उनके आइडल यंग से प्रेरित खतरनाक विचारों को आपने बाद में उद्धृत किया कि महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए और अमीरों को पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। शायद उन आतंकवादियों के लिए एक कड़ी चेतावनी जो अभी तक उसकी मां के घर पर वापस नहीं आए थे। उसे अपने बेटे से मिलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन ये मुलाकातें और भी भयावह मोड़ ले लेंगी। आपने योंगचुल ने अपनी पत्नी से क्रूरतम तरीके से बदला लेने की योजना बनाई है ताकि उसके और फिर उसके बेटों की जान ली जा सके और मुलाकातें एकदम सही होंगी समय तो उसके लिए ऐसा करना। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि वह इस कृत्य को अंजाम नहीं दे सके और उनकी पत्नी और बच्चे किसी तरह का नैतिक रुख अपनाकर इस पर पीड़े पागल से बच गए, क्योंकि दुख की बात है कि वह ऐसा नहीं कर पाते। और वह ठीक ठीक जानता था कि वह इसके बारे में कैसे आगे बढ़ेगा। उन्होंने एक हथौड़े की तरह अपना खुद का हथियार बनाया, जिसमें मारने के लिए पर्याप्त मुक्का मारा जाता था और इसके लंबे हैंडल को छोटे हैंडल से बदल दिया जाता था, जिससे समूह को चाकू और दस्ताने के साथ अपनी जरूरतों के अनुसार अनुकूलित किया जाता था। उसके पास अपने न्यूफाउंड वेब का परीक्षण करने के लिए, अपने प्रतिशोध को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक सब कुछ था और उसने सीधे कुत्तों को एकांत जंगलों में ले जाना शुरू कर दिया और उन पर उन्मादी और पश्चाताप रहित हमले में उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हमने कई सिलसिलेवार हत्यारों को इसी तरह आगे बढ़ते देखा है, जहां वे अक्सर जानवरों पर अपने विकृत तरीके शुरू करते थे और अधिक मानव पीड़ितों की ओर बढ़ते थे। आप कोई अपवाद नहीं थे और जल्द ही वह अपने भीतर उन लोगों के प्रति अपना बदला लेने का अभिनय करने लगता था। उसे सबसे अधिक नफरत थी कि 24 सितंबर 2003 तक आप अपनी योजना पर अमल करने से पहले 2 सप्ताह से भी कम समय के लिए एक स्वतंत्र व्यक्ति थे। उसने सिंसाडोन के समृद्ध क्षेत्र को निशाना बनाया और ज्यादा देर नहीं हुई जब उसने शिकार नंबर 1 लीड योक को देखा, जो 70 साल का एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर था, जो अपनी पत्नी यानोक के साथ रहता था। आप बिना किसी चेतावनी के सुबह 10 बजे के आसपास उनके घर में घुस आए और बेरहमी से अपनी पत्नी को चालू करने से पहले गर्दन में ली। जब तक आप श्रीमान के पास वापस नहीं आए तब तक उसे हथौड़े से पीटा गया। इन सब के बाद ली ने उसे आश्चर्यजनक ढंग से खत्म किया। उसने सफाई की और चला गया। उसे घर में वापस लाना पड़ा क्योंकि वह अपना चाकू छोड़ गया था। उन्होंने निर्णय लिया कि यदि दृश्य डकैती जैसा लग रहा है तो गलत हो गया है। एक और गलती से उसने जांचकर्ताओं का ध्यान भटकाए बिना घर को तहस नहस कर दिया, लेकिन एक और गलती में उसने बिना कुछ चुराए ही घर को तहस नहस कर दिया, जिससे पुलिस पर बड़ा खतरा मंडराने लगा। उन्हें घटनास्थल पर जूतों के निशान भी मिले, जो जल्द ही कुछ ही हफ्तों में बहुत परिचित हो जाएंगे। आपने 9 अक्टूबर 2003 को फिर से हमला किया और वह खुद को गुजी डोंग में उसी मो को पूरा करते हुए पाता है, जब वह 85 वर्षीय मोल्टकोम से मिलने के बाद आधी सुबह के आसपास एक अमीर घराने के घर में घुस गया था। उसने उसे सुना था, घर के मालिकों द्वारा टोके जाने से पहले एक घृणित कार्य में उसे लाउंज में झुकाएं और उसके सिर को झुकाने के लिए कहें। किसी प्रकार का निष्पादन उसने यह बताने से इनकार कर दिया कि उसका बेटा और पति घर पर थे। उसने अपना गुस्सा प्रकट किया। इसके बाद उसने उसके बेटे को निशाना बनाया। इस मामले को और भी चौंकाने वाली बात यह है कि उसका बेटा विकलांग है, जिससे पता चलता है कि हम किस तरह के मनोरोगी से निपट रहे हैं। उसने उसके बेटे को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और हथौड़े से तब तक मारा जब तक उसकी जान नहीं चली गई। कुछ ही मिनटों में 3 शिकार बन गए के लिए गया था, लेकिन पति वास्तव में घर पर नहीं था। यह स्पष्ट है। क्या घर के मालिक की पत्नी ने घुसपैठिए को डराने की कोशिश करने के लिए उसके वहां होने के बारे में झूठ बोला था, या क्या उसने वास्तव में सोचा था कि वह घर पर था? लेकिन यह बेचारा अभागा पिता और पति वही होगा जिसने उनके शरीर की खोज की। और क्या दिल दहला देने वाला दृश्य रहा होगा आखिरी अपराध स्थल के पैरों के निशान। वे भी यहाँ दिखाई दिए। अब पुलिस को कुछ करना था और उस हमलावर की पहचान करने की कोशिश में एक डेटाबेस खोज शुरू की, जिसे आप इस बार पूरा करने से बहुत दूर थे। केवल एक ही निवासी वाले घर के साथ कुछ घर में जा रहे थे। आप जून में थे।
एक 69 वर्षीय माँ थी। जब उसका सामना आपसे और उसके घर से हुआ तो उसने उसे जबरन बाथरूम में धकेल दिया। मानव जीवन के प्रति एक और भयावह उपेक्षा के रूप में उसने उसके साथ ऐसा किया। इसका पता उसके बेटे को चला, जिसने चमत्कारिक ढंग से उसे अभी भी जीवित पाया। पैरामेडिक के सभी प्रयासों के बावजूद दुख की बात है कि वह एक और दुखद और अनावश्यक अग्नि परीक्षा से बच नहीं पाए और एक निर्दोष जीवन जी सकी। अब तक मीडिया ने हत्याओं की निकटता को नोटिस कर लिया था और शुरू हो गई थी, और मौत की समानताएं स्पष्ट होती जा रही थी कि एक संबंध था। लेकिन जनता की दहशत से बचने के लिए पुलिस ने इस बात से इनकार कर दिया कि हत्याएं जुड़ी हुई थी। उसे फिर से काबू पाने के लिए अंधेरी इच्छाओं का उपयोग करने में केवल कुछ और सप्ताह लगेंगे, और 18 नवंबर 2003 को वह एक बार फिर अमीर इलाके की सड़कों पर उतरेगा। इस बार सुनवाडोन प्रांत में एक घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई। वह गुंजायमान गृहस्वामी के पास गया और अपना चाकू निकाला। उसे मास्टर बेडरूम दिखाने के लिए मजबूर किया गया, जहां उसने समर्थन की बात कही थी। 87 साल के घर के मालिक किम जोंग सुक थे, लेकिन किम के साथ साथ आपको भी इस समस्या का सामना करना पड़ा। घर के मालिक का बेटा उनके साथ कमरे में था। इससे पहले उसका सामना नहीं हुआ था और वह केवल एक बच्चा था, और आप योनचुल ने अपने हथौड़े से गृहस्वामी के पास छोड़ दिया था। गृहस्वामी ने 1 वर्षीय बच्चे को पकड़ लिया और दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की। उसने निश्चित रूप से इससे भी बुरा मान लिया होगा, क्योंकि आपने बच्चे को छीन लिया और उसे कंबल में लपेट दिया। बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बजाय वह उसे दूसरे कमरे में ले गई और उसे कंबल में लपेट कर छोड़ दिया। तो उसकी चीखें अधूरे काम वाले पड़ोसियों को सुनाई देंगी। वह शयन कक्ष में लौट आया और गृहस्वामी पर अपनी नफरत प्रकट की, और दुख की बात है कि हमले से बच नहीं सका। एक बार फिर आपने एक गंभीर गलती की है, जिसे उसे असफल डकैती की तरह दिखाने के अपने सामान्य प्रयास में संपत्ति को बर्बाद करते समय कवर करने की आवश्यकता होगी। उसने पुलिस को ढूंढने के लिए अपना डीएनए छोड़ दिया, और अगर आपको लगता है कि इस हत्यारे में घर के मालिक के छोटे बेटे पर हथौड़ा न चलाकर नैतिकता की कोई भावना थी, तो क्या उसने आगे ऐसा किया कि वह अपने खून के सबूत छिपाने के लिए आपको अंदर तक बीमार कर देगा? उसने बच्चे और मुझे छोड़कर घर में आग लगा दी और सुरक्षित दूरी से देखता रहा कि घर किसी चमत्कार से जल गया। बाद में परिवार के एक सदस्य ने बच्चे को जीवित पाया। हालांकि लड़कों ने शवों और मुख्य शयन कक्ष को नष्ट कर दिया था और अधिकांश को छोड़ दिया था। जब पुलिस ने घरेलू सुरक्षा कैमरों की जांच की तो घर अछूता था। आखिरकार उन्हें दक्षिण कोरिया के सबसे नए सीरियल किलर पर नजर पड़ी, जिसने घर के अंदर मिले स्वेटर को अपने कपड़ों पर लगे खून को छिपाने के लिए पहन रखा था। उसे केवल पीछे से देखा गया है, लेकिन कम से कम इसने जांचकर्ताओं को जूते के प्रिंट के एक और सेट के साथ आगे बढ़ने के लिए कुछ दिया, जो अन्य अपराध दृश्यों से जुड़ा हुआ है। फिर आपने शहर के पुराने अमीर निवासियों को निशाना बनाना बंद कर दिया, जो जानता है कि शायद पुलिस ने ऐसा किया होगा। यदि वह अपने परिचित पैटर्न को जारी रखता है तो उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा, इससे पहले कि आपके दिमाग में अन्य विचार हों। उसे पहले दृश्य में बदलाव की आवश्यकता थी, जो अंततः उसे पुलिस अधिकारी की वर्दी प्राप्त करने वाले उसके अगले अपरिहार्य शिकार की ओर ले जाएगा। उसने रेड लाइट जले के आसपास काम करने वाले एस्कॉर्ट से पैसे वसूलना शुरू कर दिया। वह इस नई खोज में आश्चर्यजनक रूप से बहुत अच्छा था, और एक कानूनी पेशा और अंततः एक अपार्टमेंट में रहने के लिए पर्याप्त नकदी जुटाई, जहां उन्होंने अपनी लापरवाह भोगवादी जीवन शैली को जारी रखा। जैसे कि अमीर जल्द ही नफरत का कारण बन जाते हैं। एक एस्कॉर्ट के साथ डेटिंग शुरू करने के बाद उसे महिलाओं के प्रति एक नई नफरत महसूस हुई, जिसे उसने बाद में प्रस्तावित किया था। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वह पहले से ही शादीशुदा थी और उसका अतीत खराब था, उसने उसे छोड़ दिया और उन्होंने फिर कभी बात नहीं की। ऐसा प्रतीत होता है कि जंक्शन आपके लिए टिपिंग पॉइंट है और वह 16 मार्च 2004 को बदला लेना चाहता था। एक छोटे से विराम के बाद और वह सड़कों पर लौट आया, और एक पुलिस अधिकारी के रूप में फिर से भरने के लिए उसके मन में केवल एक ही बात थी। उसने एक एस्कॉर्ट का आदेश दिया और उसे गिरफ्तार करने का नाटक किया। वह उसे अपने अपार्टमेंट में वापस ले गया। केवल इस बार मौत इस लड़की के जीवन में कदम स्पष्टीकरण और पीड़ा से आएगी, और निश्चित रूप से यह संकेत देगी कि तुम योंगचुल वास्तव में कितने परपीड़ित थे। जैसे कि यह पर्याप्त रूप से मुड़ा हुआ नहीं था, इसकी सूचना है। उसने लड़की का सिर काट दिया और उसका खून निकालने के लिए उसे लटका दिया, यह महसूस करते हुए कि उसका तीसरी मंजिल का अपार्टमेंट शव को हटाने के लिए उपयुक्त नहीं था। उसने उसके कई टुकड़े किए और उन्हें सोगांग विश्वविद्यालय के पीछे किराने की थैलियों में दबा दिया। फिर उसने उस स्थान को बोतल के ढक्कन से चिन्हित किया जहां उसने लड़की के अवशेषों को दफनाया था। लेकिन यह किसी प्रकार का मार्कर नहीं है ताकि वह उस स्थान पर लौट सके और अपनी करतूत की प्रशंसा कर सके। ओह नहीं, ऐसा इसलिए है ताकि वह अपने अगले शिकार के लिए दोबारा उसी स्थान का उपयोग न करे। आप उसके पैटर्न को उसके अगले शिकार में तोड़ देंगे, जो न तो अमीर था और न ही अनुरक्षित था। वह वास्तव में जेसन के नाम पर एक स्ट्रीट वेंडर था। नकली वियाग्रा खरीदने से काम नहीं बना तो आपने उसकी पुलिस की वर्दी पहन ली और विक्रेता को उसी वैन का उपयोग करके फार्मास्यूटिकल कानून तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। यदि संदेह था कि उन्हें अपने वाहन में ले जाया जा रहा है तो उन्होंने उन दोनों को पास के स्थान पर ले जाया, क्योंकि उनके पास इस पर कार्रवाई करने के लिए ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि उनके सिर और गर्दन पर चाकू से वार किया गया था। लेकिन जीवित रहने के संघर्ष में आप घायल हो गए। इसके बाद उसने अपने हथौड़े से जबरदस्त हमले का जवाब दिया, जिसमें उसके सिर पर 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई और पीड़ित की वैन में उसके खुद के शव के निशान थे। पास के कार पार्क में एक शव और अपराधियों के डीएनए के साथ नहीं।
वो ऐसा था एक बार फिर और रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के एस्कॉर्ट्स पर एक बार फिर इस टारगेट के साथ और इसके साथ ही एक छोटी लेकिन चौंकाने वाली हत्या की होड़ शुरू हो गई जो कई और लोगों की जान ले लेगी और कई परिवारों को अपने प्रियजनों के लिए शोक में डूबा हुआ छोड़ देगी। एक नन पश्चातापहीन मनोरोगी द्वारा इस बार वह एस्कॉर्ट्स को अपने अपार्टमेंट में बुलाएगा और उन्हें लाने से पहले एक एक करके उन पर हमला करेगा और फिर से वहां खुदाई से बचने के लिए उनके शरीर को बोतल के ढक्कन के साथ दफना देगा। वह अपनी अगली 9 हत्याओं के साथ इस पैटर्न का पालन करेगा जब तक कि एक मसाज पार्लर के मालिक ने ऐसा करना शुरू नहीं कर दिया। अजीब तरह से गायब होने को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप आगे की योजना बनाने में सर्वश्रेष्ठ नहीं थे, जिसके कारण कई गलतियां हुई। उसने अतीत में कुछ किया था और यह अंततः उसके पतन का कारण बना। पीड़ितों ने जिन पार्लरों में काम किया उनमें से कई अकेले थे। इसका मालिक एक ही आदमी है और उसे एक लड़की की याद आ रही थी जो एक ग्राहक को देखने के लिए निकली थी। उन्होंने अन्य पार्लरों में पूछा और यह स्पष्ट हो गया कि कुछ बहुत गलत था क्योंकि लापता एस्कॉर्ट्स की सूची बढ़ती गई। उन्हें यह भी पता चला कि एक ही फोन नंबर से 2 अलग अलग पार्लरों में लड़कियों की बुकिंग हुई थी और दोनों गायब हो गई। इतना ही नहीं, इस्तेमाल किया गया नंबर एक ऐसे फोन से था जो किसी अनिष्ट की आशंका से लापता लड़कियों में से एक के पास था। हमने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने यह मानते हुए कि लड़कियों का अपहरण किया जा रहा था, अपराधी को पकड़ने की योजना बनाए। पुराना यकीन है कि उसी फोन नंबर पर दोबारा कॉल किया गया, योजना को क्रियान्वित किया गया। एस्कॉर्ट सहमत बैठक बिंदु पर पहुंचे और ठीक उसी समय ऐसा लग रहा था कि उन्हें उन पर संदेह हो सकता है। आपने लड़की को वापस बुलाया और नियुक्ति रद्द कर दी। कारण बताया कि लड़की बहुत लंबा था। यह तब समझ में आता है जब आप उसके कई पीड़ितों को मारने के तरीके को देखते हैं। यहाँ तक कि पीड़ित खुद भी उस आदमी के पीछे के दिमाग के बारे में बहुत कुछ बताते हैं जिसे वह अक्सर संकेत दिखाते हुए नील को अपना शिकार बनाता था। जिस तरह से उसने अपना चुनाव किया था उसी तरह से उनका विनम्र होना उसे पसंद था, क्योंकि उसने सोचा था कि एक लंबी लड़की के साथ सामना होने पर बिना सोचे समझे एस्कॉर्ट्स और बुजुर्गों या कमजोर लोगों पर काबू पाना आसान होगा, इसलिए उसे कम नियंत्रण महसूस होगा और इसलिए उन्होंने आखिरी मिनट में इसे बंद कर दिया। लेकिन मुझे भूमिका निभाने के लिए आदर्श लक्ष्य मिलने में ज्यादा समय नहीं लगा और उन्होंने पूरी तरह से चारा ले लिया, इसलिए आप अभिनय कर सकते थे। वो पुलिस से घिरे हुए थे, उन्हें किसी चीज के लिए उत्सुकता से कतार में खड़ा पाया गया था। यह कई एस्कॉर्ट्स के कॉलिंग कार्ड निकले और उसका फोन उसी फोन से मेल खाता था जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। जब उन्होंने संदिग्ध चोर और अपहरणकर्ता को पूछताछ कक्ष में ले गए तो उसने उन्हें वे बियॉन्ड के साथ कुछ भी बताया जिसकी कभी उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। उसे सियोल मेट्रोपॉलिटन पुलिस एजेंसी में ले जाया गया जहां उससे पूछा गया कि उसने लड़कियों के साथ क्या किया है। उसने अपहरण और उन्हें बेचने से इनकार किया, लेकिन पुलिस को बताया कि वह वास्तव में हत्याओं के लिए जिम्मेदार था। उसने धनी समुदाय में अपराध किया था। पुलिस उसकी स्वीकारोक्ति के बारे में अनिश्चित थी और जासूसों को हरकत में लाने के लिए उस पर तुरंत विश्वास नहीं कर रही थी। उसने उससे कहा कि उसने सिंसाडोन में एक हत्या की थी और अपनी गिरफ्तारी से कुछ ही दिन पहले एक एस्कॉर्ट की हत्या की थी। क्या आपने उसके अगले कदम की पूरी योजना बनाई थी? यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन अपने लाभ के लिए अपनी मिर्गी का उपयोग करते हुए उसने एक जब्ती की साजिश रची और आश्चर्यजनक रूप से अधिकारी वास्तव में उसे उसकी हथकड़ियों से मुक्त कर दिया और उसे दरवाजा खुला रखते हुए अकेला छोड़ दिया, यह विश्वास करते हुए कि वह अक्षम था। उचित देखभाल की इस विफलता ने आपको भागने की अनुमति दी जब वह घर गया और अजीब सबूतों को नष्ट करना शुरू कर दिया कि वह उनके सबूत कैसे करेगा। लेकिन अब तक यह स्पष्ट हो चुका है कि यह व्यक्ति बेहद अस्थिर है और शायद सीधे तौर पर नहीं सोच रहा है कि भागने के 12 घंटे के भीतर एक पुलिस अधिकारी ने उसे फिर से पकड़ लिया था और इस बार वह बच नहीं पाएगा। हालांकि उसने कई बार अपनी कहानी बदली है। उसने ऐसा दावा किया है, अपने कई पीड़ितों के अंगों को खा चुका है। यह वास्तव में कभी भी निश्चित रूप से सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन उसके कुछ पीड़ितों के अंग गायब पाए गए थे। तो यह क्रमबद्ध बीमार दावा सच हो सकता है। आप पुलिस को उसके पीड़ितों के शवों के पास ले जाने के लिए सहमत हैं और इसी दौरान उसे रेनकोट किलर उपनाम मिला। आप देख सकते हैं कि इस शब्द का इस्तेमाल दक्षिण कोरिया की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक किया गया था। इसका कारण यह था कि उसे उन स्थानों के आसपास घुमाया गया था जहां उसने शवों को छिपाया था। उसकी पहचान एक बड़े पीले रेनकोट को पहनाकर छिपाई गई थी। यह शब्द मीडिया से पैदा हुआ था और वास्तविक हत्याओं के लिए अप्रासंगिक होने के बावजूद यह नाम चिपक गया और रेनकोट हत्यारे को दुनिया भर में जाना जाने लगा। हकीकत तो यह है कि पुलिस विभाग मामले में जिस तरह से काम किया गया उसकी आलोचना की गई है ना मसाज पार्लर मालिकों के लिए नहीं। उन्होंने अपने आदमी को कभी नहीं पकड़ा होगा जिसके बारे में बताया गया है कि वह तब तक चलता रहेगा जब तक उसे रोका नहीं जाता। शुक्र है कि वह अब हिरासत में था और अपने अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करेगा। मुकदमे के दौरान उसने न्यायाधीश पर हमला करने की कोशिश की और हिरासत में रहते हुए छिपने का प्रयास किया, जिससे अनावश्यक देरी हुई। फिर अदालत में वापस आते समय उसने एक दर्शक पर हमला करने की कोशिश की और परिवारों के प्रति कोई पश्चाताप नहीं दिखाया। जिन लोगों को उसने मार डाला उनमें से अंततः अपरिहार्य दोषी थे। चेहरा मृत्युदंड के रूप में वह वर्तमान में जिस अधिकतम सजा पर बैठता है वह दक्षिण कोरिया में 1997 के बाद से नहीं हुई है। वास्तव में जब तक यह मामला प्रेस में नहीं आया तब तक जनता का मूड मृत्युदंड को समाप्त करने के करीब था। यह भयानक हत्याओं की श्रृंखला और कुल इंग्रित देश में मानव जीवन की उपेक्षा करता है और दंड दक्षिण कोरिया में बना रहता है।
भले ही कई लोग कभी भी फांसी नहीं देख पाते, इस मामले ने पूरे दक्षिण कोरिया को झकझोर कर रख दिया है और यह अभी भी ऐसे मामलों में से एक है। वैसे जो कुछ भी हुआ, लेकिन भले ही आप छोटे बच्चों को कभी फांसी का सामना न करना पड़े, हम यह जानकर बेहतर नींद ले सकते हैं कि वह अपना शेष प्राकृतिक जीवन जेल की कोठरी के अंदर बिताएगा। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे टिप्पणियों में बताएं और दुनिया के सबसे परेशान करने वाले अपराधों से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।